हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यून चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड हम बहुत सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम इस चैनल पे लाते रहते हैं। जैसे आप सभी के लिए हमने पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा मैनेजमेंट इस चैनल पे ऑलरेडी कवर कर दिया है। साथ ही साथ अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं, वो भी एंटायर लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और लॉ के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑलरेडी आपके इंट्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ, चैप्टर नंबर 2 लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, और इस वाले चैप्टर का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह सारा कुछ हमने कवर कर लिया। तो मेक श्योर कि आप लॉ के लेक्चर्स को लाइन से देखते हुए आओ, तब जाके आपको आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आपने ऑलरेडी वो सारे टॉपिक देख लिए तो फिर अपन फटाफट से डिस्कशन चालू करते हैं। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्यार से क्या एडीआर। क्या अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्यार से क्या बोलेंगे एडीआर। अब ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है क्या? तो जब भी हम कभी किसी भी दो पर्सन के बीच में कोई भी मैटर हो जाता है, तो आजकल तो क्या हो गया, एक फैशन हो गया। क्या फैशन हो गया कि आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। ठीक है, क्या हो गया, मतलब एक फैशन टाइप का हो गया कि कुछ भी छोटी मोटी बातें हो जाए कि भैया सीधा हम तुमको तो कोर्ट में देख लेंगे, हमारी लीगल टीम तुमसे बात कर लेगी, हमारे वकील की तरफ से नोटिस भेज देंगे। ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। अब क्या ये चीज सही है या क्या ये चीज गड़बड़ है? तो देखो, इसका कोई एक लेफ्ट और राइट वाला कोई आंसर नहीं है। अगर कोई मैटर बहुत छोटा है तो हर एक छोटे छोटे मैटर को हम कोर्ट में तो नहीं ले जा सकते। ठीक है, इससे क्या होगा, कोर्ट का अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जो दो लोग आपस में मिल बांट के सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी कोर्ट की जरूरत नहीं है, तो वो बाहर ही सॉल्व कर लो ना। कोर्ट में जाके कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्लियर बात है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाया गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। नाम में ही देखो, इसका काम हमको समझ में आ रहा है, अल्टरनेट। ठीक है, यानी जो कोर्ट सिस्टम है उससे हटके उसका एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको रिजोल्व करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, कोर्ट में जाके नहीं, कोर्ट के बाहर। यानी कोई भी अगर एक ऐसा छोटा मोटा मैटर है जहां पे जो बिना कोर्ट में जाए भी सॉल्व हो सकता है, तो आप उसको कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेरे पास आते हो ऑफलाइन क्लास में पढ़ने, मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, आप होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाए। अगले दिन मैंने पूछा होमवर्क करके लाए हो कि नहीं, आप हाँ बोल दिया। मैं जब कॉपी चेक किया और आपका होमवर्क नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, आपको मारा पीटा तरीके से और आपकी कॉपी भी फाड़ के फेंक दिया। अब बताओ मेरे को, इस मैटर के लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे? नहीं ना। क्या इस मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे? नहीं जाओगे। और अगर चले गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा आपको पता है? खुद ही देख लो कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। आई होप समझ में आ गई होगी चीजें। तो जो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे भाई बहन का झगड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हमारे मम्मी या पापा बीच में आ जाते हैं और मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट थोड़ी ना जाते। क्लियर है। तो कोई भी ऐसा मैटर जो कोर्ट के बाहर सॉल्व हो सकता है, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्यों? ताकि इससे कोर्ट का जो टाइम है वो सेव हो जाए। हम सभी को पता है कि कोर्ट में अगर एक बार कोई केस चले गया तो सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। क्लियर हो गई बात। तो अब ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट के केसेस लंबे चलते हैं? क्योंकि 2-3 रीजन है। ठीक है, मेन बता देता हूं। एक तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ जजेस इंडिया में जितने होने चाहिए उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कोर्ट्स तो है हमारे पास, ठीक है, वैसे कोर्ट का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो नंबर ऑफ जजेस है वो भी कम है। फिर एडवोकेट में भी बोल रहे हैं कि उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो एक तो ये चीज होगा। फिर वही इन सब छोटे मोटे इश्यूज रिलेटेड हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो केस पे केस बढ़ते जाता है, और जो बाकी लोगों का सुनवाई है वो भी डिले होते जाती है। इसलिए कोर्ट केस क्या होते जाते हैं, लंबे समय चलते जाते हैं। तो कोर्ट के केसेस लंबे नहीं चले, लोगों को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, इसीलिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लाया गया। यानी इतना छोटा मैटर जो बाहर भी आपसी बातचीत से या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सॉल्व हो सकता है, तो आप उसको बाहर ही निपटा लो, कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो बॉडी हमने बनाई है, तो ऐसा तो नहीं है हवा हवा में बोल दी और बॉडी बन गई। जैसा हमने देखा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में हमने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट हम एस्टैब्लिश करेंगे। आरबीआई बनाया तो उसके लिए प्रॉपर एक्ट बनाया। आपकी इंस्टीट्यूट जो बनी है उसके लिए एक प्रॉपर एक्ट है। तो पहले एक एक्ट आता है, फिर वो बॉडी जो है कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होती है। तो वैसे ही जब हम बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक कोई मैकेनिज्म है, तो इसके लिए कोई एक्ट होगा, कहीं ना कहीं इसके बारे में तो लीगल रिटर्न में कहीं ना कहीं चर्चा होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, उसी को अब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो रीड करते जाओ। The process by which dispute between the parties are settled or brought to a result without the intervention of judicial institution and without any trial is known as alternative dispute resolution। ठीक है, बिना कोर्ट के ट्रायल के सॉल्यूशन निकल जाए, किसी प्रॉब्लम का कोई डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब वो चाहे किसी भी नेचर का मैटर हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, कमर्शियल मैटर हो, इंडस्ट्रियल मैटर हो या फैमिली रिलेटेड मैटर हो। कोई क्रिमिनल वाला इसमें उतना ज्यादा कवर नहीं होगा ना, जैसे किसी का मर्डर हो गया, बोले कि नहीं यार बाहर ही सेटल कर लेते, नहीं, उसके लिए तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी छोटा मोटा मैटर जो आपसी बातचीत से सॉल्व हो सकता है, वो आपको बाहर ही सॉल्व कर लेना है।
where people are not being able to start any type of negotiation and reach the settlement. Generally, ADR is neutral third party who helps the parties to communicate, discuss the differences and resolve the dispute. ADR क्या है? एक थर्ड पार्टी है जो दोनों पार्टी को साथ में लेके आएगा, उनके बीच कम्युनिकेशन करवाएगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू ADR, ठीक है। ADR के बारे में लॉ में कहां-कहां चर्चा हुई है? तो सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, section 89 of the civil procedure code provides the opportunity to the people, if it appears to the court there exists element of settlement outside the court, then court formulate the terms of possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, मीडिएशन और लोक अदालत। यानी सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में यह दिया गया है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट को यह लगे कि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है जो कोर्ट में आना चाहिए, या ऐसा कोई मैटर है जो बाहर भी डील हो सकता है, बाहर भी इसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको एडीआर के पास भेज देगा। एडीआर में भी 4 तरीके के चीज होते हैं, मतलब एक समझो एडीआर के 4 पिलर हैं। क्या क्या? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन और लोक अदालत। अब ये चारों क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो बने रहना लास्ट तक, ठीक है। अब एडीआर के लिए 2 एक्ट भी हैं। The acts which deal with alternative dispute resolution are Arbitration and Conciliation Act 1996 और Legal Services Authorities Act 1987। याद रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो सुनते जाओ, मजे लेते जाओ, ठीक है। Since courts in India are already burdened by huge backlog of cases, such statutory provisions make mediation a compulsory prerequisite for filing a suit in the court. Some of these statutes are, क्या बोल रहा है? कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है बैकलॉग का, ठीक है। बैकलॉग यानी बहुत सारे केस ऑलरेडी पड़े, जैसे आपको पता होगा जो राम मंदिर का इशू था, कितने पता नहीं 400-500 साल से चले हुए आ रहा है, अब जाके मतलब सॉल्व हुआ है कुछ समय पहले। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केस है 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50, 100-100 साल तक वो चलते रहते हैं और उनमें जो है रिजल्ट मतलब जो सुनवाई होती रहती है, पर जो वर्डिक्ट है वो कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, बस चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ठीक है, गोइंग कंसर्न की तरह। क्लियर हो गया? इसीलिए कुछ कुछ एक्ट्स में जिनके नाम अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, वहां पे लिखा हुआ है अगर ये डिस्प्यूट होता है पहले आप मीडिएशन कराओ, पहले कोर्ट के बाहर सेटल करके देखो, अगर हो जा रहा है तो, नहीं हो रहा है तब कोर्ट के पास आओ। क्लियर हो गया? वो एक्ट क्या क्या है, कहां क्या क्या दिया है, तो 2-4 अपन पढ़ेंगे, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, बता देना बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। Section 4 of the Act assign conciliators the responsibility to mediate and settle industrial disputes and prescribe the procedure to be followed in great detail. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या बोलता है? कोई भी इंडस्ट्री के बीच में कोई भी ऐसा मैटर हो गया तो पहले भैया आप मीडिएटर के पास जाओ, मीडिएशन करवाओ, वहां से ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से बातचीत होगी और एक सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। फिर वही सिविल प्रोसीजर कोड में अपन ने देख लिया है। फिर उसी के जैसे कंपनीज एक्ट में मैंने बताया कि भैया ट्रिब्यूनल होते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर 2 ट्रिब्यूनल हमने सेट किए, क्या क्या? NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसके बाद है उसके ऊपर एक बॉडी है NCALT नेशनल कंपनी लॉ एपिलेंट ट्रिब्यूनल। यानी कंपनी लॉ से जो भी रिलेटेड मैटर होगा आपको पहले कहां जाना है? NCLT के पास जाओ, वहां लग रहा है आपको जस्टिस डिलीवर नहीं हो तब जाके NCALT के पास जाओ। अब NCALT क्या होता है? तो मैंने ऑलरेडी कई बार बोला है कि इसके रिगार्डिंग मेरे सेपरेट 2 वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी जो CA/CT वालों बच्चों के लिए, बट अगर आपको नॉलेज लेनी है तो नॉलेज आप ले सकते हो कि NCLT क्या है, कब बना, कैसे कैसे काम उसमें होता है, NCALT क्या है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। क्लियर बात है? हाँ जी सर। वैसे ही MSME जो भी है उनके लिए भी भैया कंसिलेटर के पास आपको जाना है। फिर रियल एस्टेट भी जो है वहां पे भी बोल रहे हैं कि भैया आपको जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम है वहां जाके आपको पहले सेटल करना है, फिर आगे की जो भी है कार्रवाई आप जो भी चाहो कर सकते हो। वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी क्या बोला है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको पहले मीडिएशन कराओ, पहले जो भी है सेलर बायर, ठीक है, वो पहले आपस में बात करके देख लो, अगर सुलझ जा रहा है ठीक है, उसके बाद ही आप कंज्यूमर कोर्ट पे आओ। अगर आपसी बात में नहीं सुलझ पा रहा है तब आप कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी के पास आओ, उसके पहले नहीं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब एडवांटेजेस क्या क्या है एडीआर के? तो काफी सिंपल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, 2 लोग आपस में मिल बैठ के बात करेंगे तो फटाफट क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में क्या हो जाएगा? हमारा केस जो है निपट जाएगा। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मैटर है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है भैया? तो हम जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के लिए हमको एक एडवोकेट को हायर करना पड़ता है, तो एडवोकेट की फीस, कोर्ट की लीगल फीस, फिर बार बार आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। पर यहाँ पे एडीआर में क्या आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं, आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करोगे, सामने वाला अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेगा और दोनों आपसी बातचीत से फैसला निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि एडवोकेट और जो भी लीगल खर्चे लिटिगेशन प्रोसेस में जो भी लगते हैं, एविडेंस वगैरह लेके आओ, ठीक है, तो वो सब के जो खर्चे आपके वो बच जाएंगे। साथ ही साथ ये क्या है भैया? इट ऑफन लीड्स टू फ्रेंडली सेटलमेंट। अब जब भी मामला कोर्ट में चले जाता है तो कितना ही गहरा रिश्ता हो, धीरे धीरे उसमें दरारें आ जाती है। इवन एक फैमिली में भी 2 सगे भाई के बीच में भी अगर कोई मैटर कोर्ट चले गया है तो देख सकते हो, अगर आपने आसपास देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उनमें वो पहले वाला बॉन्डिंग, पहले वाला रिश्ता नहीं रहता, वो एक दूसरे के दुश्मन की तरह हो जाते हैं। बट एडीआर में क्या होता है? क्योंकि आमने सामने बात होती है, बहुत छोटा मैटर होता है, बहुत ज्यादा ईगो पे लेने वाला मैटर नहीं है, तो फ्रेंडली तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल जाता है और रिलेशन भी बने रहते हैं पार्टीज के बीच में। क्लियर हो गया? तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब अपन आते हैं मेन चीज पे।
जिससे क्वेश्चन बन सकता है या जो आपको समझना ज्यादा जरूरी है, दैट इज मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कि भैया कोई दो पार्टीज के बीच में हो गया झगड़ा, अब वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा मैटर है, साइड में निपटा रहे एडीआर के थ्रू। अब एडीआर में कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके बारे में हम समझने वाले। तो एडीआर में जब आप जाओ, आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कॉन्सिलेशन, तीसरा है मीडिएशन और चौथा है लोक अदालत। क्या क्या? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन और लोक अदालत। 4 आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन और लोक अदालत, 4 चीजें। ठीक है, एडीआर आपको 4 चीज ऑफर करता है कि इन तरीके से आप कर सकते हो। चारों में एकदम हल्का 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 डिफरेंस है, बहुत ज्यादा एकदम एक दूसरे से अलग नहीं, तो बहुत ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, सबसे पहला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? कोर्ट जैसा ही है। जैसे कोर्ट में क्या होते हैं, जज बैठते हैं जो डिसीजन लेते हैं, आर्बिट्रेशन में बैठते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेशन में कौन बैठता है? आर्बिट्रेटर, जो फैसला सुनाते हैं। ठीक है, अब कोर्ट में क्या होता है, आपको आपका वकील हायर करना पड़ता है, वो वकील आपकी तरफ से केस लड़ेंगे। ठीक है, आपके पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपका जो राइट टू रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपके एडवोकेट के थ्रू होगा। वेयरएज आर्बिट्रेशन में क्या है, आर्बिट्रेशन में आपको वकील रखने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद का केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वैसे कोर्ट वगैरह में भी कर सकते हो, बट जनरली इतनी जल्दी परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है, कोर्ट में भी आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आर्बिट्रेशन में तो आपको ही करना है, कोई वकील नहीं आएगा, ना आपके साइड से ना सामने वाली पार्टी की तरफ से। क्लियर हो गया? जज बैठे होंगे, जज का नाम क्या होगा? आर्बिट्रेटर। जज कौन होंगे? आर्बिट्रेटर। क्लियर हो गया? तो आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर है वो फैसला सुनाएंगे। एडवोकेट आपको नहीं रखना है, आप अपना अपना केस पार्टीज जो है वो खुद से अपना देंगी। ठीक है, अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे। फिर डिसीजन कौन लेगा? आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा। अब जो आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा वो क्या होगा? बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। एक बार आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दे दिया वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोर्ट में होता है, जज ने जो एक बार डिसीजन दे दिया दोनों पार्टी को मानना है, वैसे ही आर्बिट्रेशन में भी है, आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दे दिया दोनों पार्टी को मानना है। एक चेंज इसमें क्या है कि एक बार जो डिसीजन आ गया, एक बार जो डिसीजन आ गया आपको मानना तो पड़ेगा, साथ ही साथ इसको आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई आर्बिट्रेटर के डिसीजन से हम खुश नहीं है, हम चले जाएंगे लोअर कोर्ट में, हम चले जाएंगे हाई कोर्ट में, हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये केस इतना ही इंपॉर्टेंट होता कि कोर्ट समझती कि भैया हाँ मुझे अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें देना चाहिए, तो कोर्ट पहले ही अपने पास बुला लेती। वो क्यों आर्बिट्रेटर का भी टाइम वेस्ट करती? पर क्योंकि ये कोर्ट जो केस है ये इतना छोटा है, जो कोर्ट समझती कि नहीं भैया ये बाहर ही सॉल्व हो जाएगा, तो बाहर में जो डिसीजन आ गया वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, मैं तीनों के लिए, चारों के लिए बोल रहा हूँ। चाहे कॉन्सिलेशन हो, इसमें जो डिसीजन जो भी पार्टीज लेंगी वो फाइनल है, इसको आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते। ना मीडिएशन में कर सकते हो, ना लोक अदालत के जो भी फैसले हैं उसको आप चैलेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इतना छोटा मुद्दा है जिसमें कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अगर करना ही होता पहले ही बुला लेते, नहीं करना है इसीलिए तो हमने दूसरी जगह भेज दिया। सिंपल है? हाँ जी सर। तो आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन सिंपल एकदम कोर्ट जैसा ही है, पर कोर्ट नहीं है। इसमें जज की जगह कौन होंगे? आर्बिट्रेटर। एडवोकेट नहीं होंगे, आपको आपका केस जो है खुद रिप्रेजेंट करना होगा। और क्या होगा? जैसे कोर्ट में हवा हवाई में बातें नहीं होती है, उसमें आपको वैलिड एविडेंसेस लाना पड़ता है, चाहे वो वीडियो हो, रिटर्न हो, कोई भी चीज हो। बट आर्बिट्रेशन में इतना ज्यादा एविडेंस का लोड नहीं होता है। ठीक है, कहीं सुनी बातों पे भी डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, पूरे माहौल को जज करते हुए। वेयर जब तक एविडेंस नहीं होगा, जैसे मैं चले जाऊं कि भैया मैंने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, तो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि मर्डर हुआ है, इस हथियार से हुआ है। जब तक वो प्रूफ नहीं ला पाएगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। पर आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन में एकदम हमको प्रूफ ही चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा पर एकदम बहुत ज्यादा नहीं कि ला के बताओ, फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, बहुत ज्यादा इसमें नहीं झमेला होगा। क्लियर है? कई सुनी बातों पे भी डिसीजन यहाँ पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सिलेशन। अब आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में क्या अंतर है? जैसे आर्बिट्रेटर बैठ रहे थे वहां पे, यहाँ पे बैठेंगे कॉन्सिलेटर। वहां पे कौन थे? आर्बिट्रेटर। यहां कौन है? कॉन्सिलेटर। क्लियर हो गया? अब आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर का काम क्या था? दोनों पार्टीज के केस को सुनना और डिसीजन देना। ठीक है, और जो वो डिसीजन दे दिया फाइनल हो गया। वेयरएज कॉन्सिलेटर का काम क्या है? दोनों पार्टीज की बातों को सुनना, ठीक है, और एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, डिसीजन देना नहीं। आर्बिट्रेटर वहां डिसीजन दे रहे थे, कॉन्सिलेटर के पास पावर नहीं है डिसीजन देने की। वो एक गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेंगे कि भैया आप ऐसा ऐसा डिसीजन ले लो, मतलब ऐसे ऐसे आप म्यूचुअली एग्री करके इस पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, आर्बिट्रेटर क्या कर रहे हैं? ये भैया हमने आपके केस को सुना है और ये हमारा डिसीजन है, बात खत्म, फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्सिलेटर कोई डिसीजन नहीं देंगे पर हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे आपको एक डिसीजन तक पहुंचने में, वो एक गाइड करेंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बाकी वो आपको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। क्लियर हो गई बात? पढ़ लो इसको। A non-binding procedure in which an impartial third party, the conciliator, assist the party to a dispute in reaching mutually satisfactory agreed settlement of the dispute। ठीक है, conciliator assist करेंगे कि आप एक mutually satisfactory agreed settlement पे पहुंच जाओ। The parties are free to accept or reject the recommendation of the conciliator। जैसे conciliator बोल रहा है A और B के बीच में झगड़ा है, conciliator बोल रहा है B आप इनको 50,000 जो है कंपनसेशन है वो पे कर दो और मैटर को रफा दफा करो। अब B चाहे तो मान जाए, B चाहे तो नहीं माने, B बोले कि नहीं भैया मैं 30,000 ही दूंगा। ठीक है, तो B क्या है, उसके पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकता है। वैसे आर्बिट्रेशन में B के ऊपर अगर ऐसा था कि आपको 50,000 देना है तो B को 50,000 ही देना है, वो डिसएग्री नहीं कर सकता। वेयर कॉन्सिलेशन में क्या है, कॉन्सिलेटर डिसीजन नहीं सुना रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टी आपस में एक म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन ले ले। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। हाउ
However, if both parties accept the settlement, ठीक है, अब भी बोल रहे हैं कि मैं 30,000 दूंगा, कॉन्सिलेटर बोल रहे हैं कि यार 50,000 में कर लो, तो बात आती है समवेयर बिटवीन 40,000। मान लो 40,000 में सेटलमेंट हो गया, बी रेडी हो गया कि चलो 40,000 में दे देता हूं। अब इसके बाद बी मुकर नहीं सकता है। एक बार दोनों पार्टी ने हाँ बोल दी, ए भी एग्री हो गया कि चलो ठीक है 40,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया द सेटलमेंट, डॉक्यूमेंट ड्रॉन बाय कॉन्सिलेटर, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ। एक बार डिसीजन पे आ गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया पूरा, दोनों पार्टी ने साइन कर दिया, अब वो चीज करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग हो गया, अब आप मुकर नहीं सकते हो। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज मीडिएशन। अब मीडिएशन में कौन होता है? मीडिएशन में होते हैं मीडिएटर। मीडिएशन में कौन होते हैं? मीडिएटर। अब मीडिएटर क्या करते हैं, फिर से समझो। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर डिसीजन सुना रहे थे, कॉन्सिलेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे थे। मीडिएटर का काम क्या, थोड़ा एक स्टेप और लोअर है। अब ना ये डिसीजन देंगे, ना ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ये क्या करेंगे, केस को सिंप्लीफाइड करके दोनों पार्टीज के सामने रखेंगे। कोई भी केस होता है तो जैसे ए पार्टी है, उसको क्या लगेगा कि मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती उसकी है। बी पार्टी को क्या लगेगा, मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती उसकी है। ए बोलेगा पहले उसने चालू किया, बी बोलेगा पहले उसने चालू किया। ठीक है, तो किसी भी एक केस के तीन साइड होते हैं, एक पार्टी ए का साइड, एक पार्टी बी का साइड, और तीसरा होता है जो रियल साइड है। ठीक है, एक होता है ए का साइड, एक होता है बी का साइड, तीसरा होता है रियल साइड जो बीच में कहीं छुपा होता है। मीडिएटर का काम सिर्फ इतना ही है कि दोनों तरीके के, दोनों साइड के पार्टीज के केस को सुन के, उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुन के बीच का रास्ता निकाले, उनको केस एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि भैया मेरी समझ में ऐसा ऐसा केस है, कुछ गलती आपकी भी है, कुछ गलती आपकी भी है, अब आप देख लो, ये केस मुझे समझ में आया है, आप इस पे कुछ म्यूचुअली एग्रीड अपना डिसीजन ले लो। ठीक है, वो डिसीजन भी क्या लो वो भी नहीं बताएंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि भैया ऐसा ऐसा केस है, आप एग्री करते हो तो बताओ। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन में इतना घुमाएंगे कि ये बोलेगा कि हाँ यार कुछ तो मेरी भी गलती है, को रियलाइजेशन हो जाएगा। सेम वैसे ही बी को भी बातों ही बातों में वो रियलाइज करवाने की कोशिश करेंगे कि आपकी भी कुछ गलती है, तो बी भी बोलेगा कि यार ठीक है थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है। अब बोलेंगे कि भैया ये केस है, आप मान लियो दोनों आपकी गलती है, ए की भी गलती है, बी की भी गलती है, अब म्यूचुअली एग्री करके सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये काम क्या होगा मीडिएटर का। मीडिएटर helps the party try to reach a mutually accepted resolution of the dispute. The mediator does not decide, ठीक है, डिसाइड नहीं करेंगे dispute, but helps the party to communicate so that they can settle the dispute themselves. Mediation leaves control of the outcome with the parties. This is more or less informal way of arriving to a settlement या arrangement. ये क्या एक तरीके से informal way है dispute को settle करने का। क्लियर हो गई बात? आर्बिट्रेटर डिसीजन सुनाएगा, कॉन्सिलेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, गाइड करेगा, मीडिएटर केस को सामने खोल के रख देगा और डिसीजन पार्टीज के ऊपर छोड़ देगा। क्लियर है? हाँ जी सर। लास्ट है आपका फोर्थ, लोक अदालत। लोक अदालत यानी लोगों की अदालत, पीपल्स कोर्ट। ठीक है, लोक अदालत का दूसरा नाम क्या है? पीपल्स कोर्ट। अब इसमें क्या होगा, एक केस है बट वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो एक गांव में जितने सारे लोग हैं, वो एक एग्रीव्ड पार्टी के खिलाफ, एक कंपनी के खिलाफ, उन लोगों को बहुत सारा गुस्सा है। ठीक है, तो अब कोई भी ऐसा केस जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ओवर अ लार्ज पीपल आर इन्वॉल्व इन इट, तो उस केस में क्या होगा, लोक अदालत बैठाई जाएगी। लोक अदालत में क्या होंगे, ऑफिशियल जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर होंगे एक, ठीक है, एक दो मान लो सोशल एक्टिविस्ट हमने बैठा दिए, एनजीओ टाइप वाले, मतलब न्यूट्रल पार्टी होंगी, दो तीन लोगों को हम बैठा के वहां पे एक बेंच बना के फिर केस की जो भी है सुनवाई कर सकते हैं। जैसे गांव वगैरह में अधिकतर होता है ना पंचायत सिस्टम जो है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट वो दो लोगों के बीच में, अगर बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए लोक अदालत बैठाई जाएगी, जहां एक जुडिशियल ऑफिसर आएगा, उसके बाद दो तीन जन और भी हो सकते हैं, और वो फिर केस को सुन के अपना जो डिसीजन है वो देंगे। ध्यान रखना, जो जुडिशियल ऑफिसर होगा लोक अदालत में, उसके पास डिसीजन देने की पावर है, और एक बार जो जुडिशियल ऑफिसर ने डिसीजन दे दिया, उनके जो डिसीजन की जो वैल्यू है, जो ग्रेविटी है, वो इक्वल टू है सिविल कोर्ट के डिसीजन के बराबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो, द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज नॉट अपीलेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक बार जो लोक अदालत ने डिसीजन दे दिया, वो लोअर कोर्ट के, ठीक है, लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट के डिसीजन के बराबर है, और इसको आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते हो, उसके खिलाफ आप आगे अपील नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, तो पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? लोक अदालत क्या है? लोक अदालत को बोला जाता है पीपल्स कोर्ट। जब एक ही केस है, उसमें बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या है, एक बार में जाके एक रिप्रेजेंटेटिव अपना रखेंगे, सामने वाली एक पार्टी रहेगी, जुडिशियल ऑफिसर बैठेंगे वहां पे और डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, ये एकदम बेस ग्राउंड रूट लेवल पे बात है। ठीक है, जैसे मान लो एक फ्लैट में जितने फैमिलीज रह रहे हैं वो एक पार्टी हो गई, और फ्लैट का बिल्डर एक पार्टी हो गई। ठीक है, तो ये पूरे इतनी सारी फैमिली और एक बिल्डर, इनके बीच में कुछ हो गया तो यहाँ पे लोक अदालत हमने सेटल कर दी। छोटा मोटा मैटर है, तो बड़ा होगा तो बट ऑब्वियस हम कोर्ट के पास जाएंगे ही। ठीक है, बट छोटा मोटा मैटर है जो आपसी बातचीत में सुलझ सकता है, तो हम लोक अदालत में जाएंगे उस चीज के लिए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट हमको
टॉपिक दिख रहा है रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, ठीक है। अब कुछ अलग अलग काम के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई है, हेड बॉडीज बनाई गई। जैसे इंडिया में कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम देखने के लिए आपकी बॉडी बनाई गई है, हमारे जो इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखने के लिए और उससे रिलेटेड ऑडिटिंग को देखने के लिए क्या बनाया गया है, चार्टेड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट बनाई गई है। कंपनी में जो भी कंप्लायंसेस है उसको कंप्लाई करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग बॉडीज जो है हमारी इंडिया में बनाई गई है। बट ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।